ओके स्टार्ट। स्टूडेंट आगे का एक फोन मेरे पास न्यू वाला कैमरा थोड़ा इधर थोड़ा सा, क्योंकि वो फालतू जगह जा रहा है। चलो, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज आपको सभी को पता लगा है कि थंबनेल से हम लोग हमारे साथ ऐसे एक स्टूडेंट जुड़ गए हैं कि जो एनडीए फर्स्ट टाइम उन्होंने क्रैक किया है। मतलब फर्स्ट टाइम क्रैक करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे शख्स हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद है। उनका नाम है शाहू देशमुख, और साथ में हमारे साथ डीबी शिंदे सर, उनके जो गुरु हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पे आ गए हैं। और आप जानते हो कि यार मतलब 16-17 की उम्र में एक यूपीसी की एग्जाम पास आउट करना कितना मुश्किल होता है, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप जानते हैं सभी बच्चे कि यार इस एग्जाम को क्रैक करना इतना इजी नहीं होता है। लेकिन हमारे साथ जो आज मौजूद है ना, शाहू देशमुख, उन्होंने क्रैक करके दिखाया है और उनका एसएसबी भी हो चुका है। अब ज्यादा डिटेल में तो इन्फॉर्मेशन शिंदे सर ही बताएंगे आपको, और शाहू ही बताएंगा, क्योंकि एनडीए के लिए हम लोग तो ना तो क्लास लेते ना कुछ करते। लेकिन मैं चाहता था कि हमारे महाराष्ट्र के बच्चे भी ऐसे एग्जाम को क्रैक कर सके। आपको पता होगा 250 मैक्सिमम सीट होती पूरे ईयर में, और उसमें 250 सीटों में से अगर कोई स्टूडेंट क्रैक करता है उस एग्जाम को, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं चाहता हूं कि सर एक बार शाहू का पूरा इंट्रोडक्शन दे आप, ताकि सभी बच्चों को डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए, और उसने क्या क्या किया था क्या नहीं। थोड़े से क्वेश्चन आंसर होते हैं तो और भी बहुत बढ़िया होगा। और लास्ट में आपको शाहू क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स बताएंगे जो कि आपके लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस टिप्स से शायद किसी को मोटिवेशन मिले और एनडीए जैसे एग्जाम को क्रैक करने का मौका मिले। तो मैं चाहता हूं कि ये सभी चीजें आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि सभी बच्चों को पता लगे कि एक एनडीए एग्जाम क्या होती है, और यूपीसी एग्जाम जैसे एग्जाम को कम उम्र में कैसे क्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में आज डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले। तो मैं चाहता हूं कि हमारे डीबी शिंदे सर को आप तो पहचानते हैं ऑलरेडी, सर ने चैनल पे बहुत सारा काम कर चुके हैं ऑलरेडी, आप लोगों को इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। उसके अलावा भी अलग अलग कौन कौन सी एग्जाम होती है इंडिया के अलावा भी, इसके बारे में भी बहुत सारे सर ने वीडियोस बनाए। और आज एक सक्सेसफुली एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्थान चला रहे सर। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे आदमी अगर आपको गाइडेंस करे तो श्योर यार आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो सर प्लीज थोड़ा सा। Thank you so much, sir. So I don't think Shahu needs any introduction. I will request Shahu only to introduce himself. I'm Cadet Shahu Sanjay Rao Deshmukh. I'm from Mojri in Amravati district. So I studied in Sahakar Defense Academy for 2 years, and then I cleared my NDA written exam, whereas further I cleared my SSB, and now I am in front of you. So once again, congratulations, Shahu. Thank you, sir. And it is proud moment for you and all of us, and it is proud moment for we too, as we are associated with Physics Gain channel of Mukesh Nayak sir. Yes, sir. And we are thankful to him and his entire team for giving us an opportunity to present this interview. तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये इंटरव्यू कम और एक इनफॉर्मल टॉक ज़्यादा है, ताकि सभी बच्चे जो ये चैनल से एसोसिएटेड है या तो फिर इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे, तो ये इनके लिए शाहू के माध्यम से या तो मेरे माध्यम से हम उन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो भी एस्पायरेंट है एनडीए का, वो अच्छी तरह प्रिपरेशन करे। शाहू के माध्यम से, एज ही इज़ द सक्सेसफुल एस्पायरेंट, मैं चाहूँगा कि वो कुछ टिप्स आपको दे। तो मैं शुरू करूँगा। आई थिंक मुकेश सर, शुड वी स्टार्ट? ओके, सो शाहू, आई थिंक हमें शुरू करेंगे
कि ये ख्याल कब आया आपके दिमाग में कि एनडीए करना चाहिए? Sir, basically, I was in search of a career option which will be beneficial for me, and then I saw in society that the army personals, those who are personals in defense, they get a huge respect, as well as they get at this young age they get enormous amount of responsibility to lead their group, to lead the men, those who are ready to sacrifice their lives on their single word. So I was motivated by that uniform and the respect that they get in society. So it motivated me in class 9th to join this NDA as well as armed forces further. Good. तो बच्चों देखो कि एक जो थॉट आपके मन में आता है ना जब आप स्कूल में होते हो, मान लो आप 8वीं कक्षा में हो, 9वीं में हो या तो फिर 10वीं में हो, तो जो थॉट आपके मन में आता है ना, तो उसको एक स्वरूप देना काम हमारा बनता है। जैसे कि हर एक बच्चा जो भी कुछ बन रहा है, लेटर से यूपीएससी क्रैक कर रहा है या तो कोई भी नेशनल लेवल की या तो इंटरनेशनल लेवल की एग्जाम क्रैक कर रहा है, तो उसके मन में जो थॉट आता है ना, तो उसको एक रूप देना उसका काम होता है, और तब जाके आगे फिर ये सब बातें निश्चित होती है। जैसे अभी शाहू, ही बिलोंग्स, एज फर आई नो, he belongs to a very small town in Amravati district, and the name of the town is Mosri, and he belongs to farmers background. His father is farmer, but they are very social, they are doing good for others, and I think karma goes like that. When you do good for others, good come to you. And maybe Shahu is the first, Shahu ऐसा स्टूडेंट है पहला कि जो ज्यादातर की हिंदी में बच्चे की कमाई मतलब ज्यादा एक मैसेज आ रहे। शाहू तो जैसे कि मुझे लगता है कि मोजरी से शायद आप पहले हो गए, Yes, sir. जिन्होंने एसएसबी क्रैक किया है। Yes, sir. और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मेरी भी फर्स्ट बैच थी, और शाहू का भी फर्स्ट अटेम्प्ट, और फर्स्ट अटेम्प्ट एसएसबी का भी था। तो ये एसएसबी क्रैक करना बहुत बड़ी बात है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो वी ऑल आर प्राउड ऑफ इट। तो चले आगे, मैं ये जानना चाहूँगा शाहू से कि जैसे कि ठीक है, मान लो आपको बनना है कुछ, तो सर्च, एक हंटिंग शुरू हो जाती है कि भाई कहाँ से करें, है ना, कि चलो ठीक है, किसी को लग रहा है कि भाई मैं एनडीए कर लूँ, तो एनडीए करने के लिए जो कोचिंग लेनी चाहिए, आपको क्या लगता है, ज़रूरी है या नहीं आफ्टर 10th? या तो फिर शुरुआत अगर करनी है तो कब करनी चाहिए? 10th के पहले करनी चाहिए, या तो 10th के बाद करते हो तो किस तरह से करनी चाहिए? सर अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो लगता है कि अगर आपको आर्म फोर्सेस में जाना है तो आप बेसिकली ट्राई करिए कि आरआईएमसी में आप अप्रोच करें। अगर वो छूट जाता है तो आप तभी से शुरुआत करें और 12th में जाके एनडीए की एग्ज़ाम दें। मैं सोचता हूँ कि कोचिंग जो है वो एक इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट पिलर। आप खुद कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तब आपको एक माहौल मिलता है कंटिन्यूस। आपको एक पर्सन, यू गेट अ पर्सन हु हैमर्स यू, आपको एक हैमरिंग जैसा पर्सन मिलता है जो आपको कंटिन्यू मोटिवेट कर सके कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी को कायम रखना है अपनी होल दो साल की जर्नी में। तो आई थिंक दैट हम अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग एक तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन जो आपको एक आपकी ट्रैक पे रखता है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर एक्ट करता है वहाँ पे। तो पहली बात तो यह है कि थॉट मन में आना, फिर ये भी ज़रूरी है कि भाई देखो ये कैसा है कि हम लोग किस तरह से कहाँ से करते हैं ना, Yes. डिपेंड्स, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता कि कौन सा इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है। और ये काफ़ी ज़रूरी है, अगर कोचिंग करें तो अच्छी जगह से करें, हाँ, है ना, जिनको मालूमात है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं फिर भी, और क्रेडिट तो आप ही का है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं 8 स्टैंडर्ड के होंगे, या तो फिर 10th के होंगे, या तो 11th 12th के, और हाल ही में गर्ल्स को भी एनडीए यस सर, एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कहा गया है, तो गर्ल्स भी देंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेकंड स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू चूज द इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपको कोचिंग लेनी है, मान लो ऑनलाइन लेनी है, ऑफलाइन लेनी है, तो वो कम से कम आपके भरोसे के लायक हो। यस क्योंकि ये भी होता है ना, कहीं आप जाते हो और कोचिंग के नाम से जहाँ पे कुछ होता नहीं है ना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो बच्चों, ये 2 साल तो वापस आने वाले हैं नहीं, है ना, जो 2 साल आप देते हो आफ्टर 10th, वो तो वापस आने नहीं। फिर भी, और सेकंड है कि क्राइटेरिया एज का है। यस तो ज़रूरी है कि भी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अच्छा हो,
और सबसे बड़ी बात तो जो करना चाहता है वो भी अच्छा हो, कंटिन्यूस। उसके भी एफर्ट्स हो, यस सर। है ना। ओके, तो मैं आगे ये पूछूंगा कि जैसे एनडीए की रिटर्न की जहाँ तक प्रिपरेशन की सवाल है ना, तो क्या लगता है आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, या तो फिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट है जिस पे फोकस करना चाहिए, या तो अदर देन मीन्स ये एकेडमिक पार्ट, और क्या चीज़ें हैं कि जो रिटर्न में हमको हेल्प कर सकती है इनिशियली, क्योंकि पहले तो रिटर्न के बारे में सोचेंगे ना। हाँ सर। एसएसबी के बारे में सोचने के लिए बाद में वक्त मिलेगा, और अगर आप सही मायने में लीडर हो तो एसएसबी के लिए प्रिपेयर करने में कोई देर नहीं लगेगी। यस सर। तो आप हमें ये बताइए कि रिटर्न के लिए एग्जैक्टली क्या करें। सर सबसे पहले जब आप कोई एग्जाम को अप्रोच करते हो तो आपको तो पूरा उसका एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस, वो पूरी नॉलेज हो जानी चाहिए। वो नॉलेज लेने के बाद आप बेसिकली सर्च करिए कि आपका स्ट्रॉन्ग हैंड कहाँ पे है, और वहाँ पे वो एग्जाम में वो सिलेबस में आपको स्ट्रॉन्ग हैंड कहाँ पे चाहिए। जैसे एनडीए के इसमें मैं सोचता हूँ कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश अगर आपके कमांड में होगे तो आपकी रिटर्न इजीली निकल सकते। जैसे सोशल साइंस जैसा टॉपिक है जो इतना वास्ट है कि हम पूरा उसे कवर कर नहीं सकते और पूरा याद नहीं कर सकते, लेकिन वेरस मैथमेटिक्स और इंग्लिश की बात करें तो इजीली हम प्रैक्टिस से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ तक रिटर्न की बात है, मुझे तो लगता है कि हमने ज़्यादा मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। इन दो सब्जेक्ट्स को लेके हमने एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और जो बचे हुए 400 मार्क्स साइंस और सोशल साइंस और करंट अफेयर्स के, उनको हमने डिवाइड करना चाहिए। जैसे करंट अफेयर की जब हम बात करते हैं तो कंटिन्यूस न्यूज़पेपर पढ़ के भी हो सकता है, या फिर जनरल नॉलेज का अच्छा नॉलेज और कंटिन्यूस करंट जब हम उसे की पॉइंट ज्वाइन करते हैं तब उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश इन दोनों के ऊपर आप रिटर्न निकाल सकते हैं, वरस सोशल साइंस और साइंस को भी पैरेलली करना चाहिए। और जो साइंस है वो तो हम 10th तक पढ़ते आ ही रहे हैं, और जो 11th और 12th में है उसका अगर हम अपर लेयर भी ले ले तो हम निकल सकते हैं। मतलब रिटर्न एग्जाम के लिए मैं दो ही बोलूंगा कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश एक्ट्स एज अ मेन पिलर फॉर द एग्जाम। तो ये बात तो जाहिर है कि मैथमेटिक्स इज इम्पोर्टेंट। बच्चों में ये बता दूं कि हर एक बच्चा जो मान लो कोई आर्ट्स कर रहा है, कॉमर्स कर रहा है, तो साइंस कर रहा है, ये तीनों भी स्ट्रीम के बच्चे एनडीए की एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। पर एक बात पक्की है कि मैथमेटिक्स जो कि पहला पेपर है 300 मार्क का, और शाहू ने जैसे कहा कि मैथमेटिक्स आपका अच्छा होना चाहिए, यस सर। और उसको ज़्यादा टाइम देना, उस पर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। यस। और सेकंड जो सब्जेक्ट इन्होंने कहा वो है इंग्लिश, जो कि 200 मार्क के लिए है। और इंग्लिश अगर आपका ठीक ठाक है, अच्छा है, कुछ बुक्स थ्रू अगर आप करते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम से हो कि ज़रूरी है, नहीं सर, प्रैक्टिस से हो सकता है। हाँ, प्रैक्टिस से हो सकता है। तो इंग्लिश अगर आप ठीक ठाक कर लो, और जनरल एबिलिटी जिसमें एसएसटी, करंट अफेयर्स और साइंस है, पीसीबी, वो अगर ठीक से कर लो तो मुझे लगता है कि इट इज़ पॉसिबल दैट यू क्रैक रिटर्न एग्जाम। यस सर। और एक मुझे कई बार, क्योंकि ये जो अचीवमेंट है आपकी, ये काफ़ी बड़ी है, और ये नेशनल लेवल की एग्जाम है। तो इसमें जब आप कम्पीट कर रहे हो तो आप सभी से कम्पीट कर रहे हो, हाँ, जो मेट्रो सिटीज़ में है, यस है ना, यस। जो कि आईसीएससी के है, आईसीएससी बोर्ड के है, सीबीएसई बोर्ड के है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप तो छोटे टाउन से आए, यस सर। है ना, आपका जो फैमिली ऑक्यूपेशन है वो खेती बाड़ी है, यस। और इसके बावजूद आपके मन में ये डर नहीं था कि ये कैसे पॉसिबल होगा कि मैं यहाँ तक किस तरह से पहुँचूँ। एक डर होता है ना कि भाई हाँ, हाँ। मैं इनसे कैसे कम्पीट करूँ नेशनल लेवल पे, क्योंकि मेरे साथ तो दिल्ली का बच्चा कम्पीट करेगा, बॉम्बे का करेगा, बेंगलुरु का करेगा, चेन्नई का करेगा, तो इनसे मैं छोटे से गाँव वाला कैसे कम्पीट करूँ, ये डर था कभी मन में? हाँ सर, एक पॉइंट आता है जब लगता है कि अगर आप कोई किसी विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो एक पॉइंट आता है जब लगता है कि मेट्रो सिटीज वाले बच्चों से या फिर मेट्रो सिटीज के बैकग्राउंड से आप कैसे मैच कर पाओगे। उस वक्त मैंने देखा है कि जो टीचर्स है, जब आप टीचर के पास अप्रोच करते हो तब वो टीचर एक्ट्स एज ए कॉन्फिडेंस सोर्स। उससे वो टीचर आपको बताता है कि आपको कैसे वही ट्रैक पे चलना है, और आप अगर कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इनडायरेक्टली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, आपको कमांड भी मिलने लगती है। तो टीचर और प्रैक्टिस, ये दो चीज़ों से फिर हम इस डर को निकाल सकते हैं। डर तो लगता है सर, मतलब जब किसी बार आपको एग्जाम में कम मार्क्स आ जाए तो आपको लग सकता है कि हम अभी आगे जाके कैसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन
जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो आपकी मेहनत तो कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट करेगी, आपको सक्सेस देगी। मतलब प्रैक्टिस वो डर नहीं होना चाहिए। नहीं सर, आप किससे कम्पीट करते हो? नहीं नहीं सर। जैसे कि शाहू, मैंने अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट को मिला हूँ, तो जो रिटर्न एग्जाम है इजीली पास होते हैं बच्चे, मैंने ज्यादा देखे सर ऐसे, लेकिन एसएसबी को फेस करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उस टाइम पे आपके मन में ऐसा नहीं आया कि यार अब क्या होगा मेरा, क्योंकि रिटर्न तो पास हो गया हूं मैं। हाँ सर। तो उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितनी थी, कैसी थी, और उसके फेस करने का तरीका क्या था आपका? सर जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस लेवल की, जो इन 2 सालों में जब मैं कोचिंग ले रहा था सहकार में, तब मैंने देखा है कि मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिली, जैसे आगे जाके स्पीच देना, स्पीच डिलीवरी, या फिर कभी जाके क्लास में जाके सेमिनार्स कंडक्ट करना। बच्चों को तुम जब बताते हो, चीज़ के बारे में बताते हो, तब तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका भी कॉन्फिडेंस। बेसिकली मैंने तो देखा है कि एसएसबी में वो ये देखते हैं कि आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज है कि नहीं। जब हम ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज करेंगे तब वो इनडायरेक्टली वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा ही। और जब टीचर्स भी आपको ऐसा चांस देंगे आगे जाके बोलने का, या फिर आप कहीं पे ट्राई करते हो कुछ चीज, आप दूसरों को ओरिएंट करने की ट्राई करते हो ताकि अगला बच्चा आपकी बात समझे, सुने। आप जब इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हो तब वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तब लगता है कि वो डर है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ओवरकम हो जाता है। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसी है कि 2 साल आप क्या कर रहे हो, हाँ सर। आपसे क्या करवा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंस, मतलब जो इंस्टीट्यूट है आपका, जी सर। वो जो संस्थान है, वो जो संस्थान काम करके ले रही है, जो स्टूडेंट को डेवलप कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है Yes. मेरे ख्याल से। कि जैसे कि अभी शिंदे सर खुद थे वहाँ पे, Yes, sir. तो उनके बारे में मैं तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन सर ने जो करके लिया 2 साल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि मेरा बस अब मैं रिटर्न पास हो गया हूँ, 1-1.5 महीना मैं कहीं बाहर जाऊँ और वहाँ से मैं 1 ही महीने में अपना खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दूँ और वहाँ पे मैं एसएसबी क्रैक कर सकता हूँ। ये बात नहीं हो सकती। मतलब यही कि 2 साल क्या कर रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ से ज्वाइन हो, आप कौन से इंस्टीट्यूट से ज्वाइन हो, क्या कर रहे 2 साल, आपका हर दिन हर सेकंड आप लोग हर चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन होना चाहिए, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना चाहिए ईच एंड एवरी स्टेप पे। करेक्ट है ना? तो इसके अलावा जो एसएसबी में कुछ ऐसे सिनेरियो होते होंगे कि यार आपको लगता होगा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, तो ऐसे कुछ शेयर करना चाहते हैं क्या स्टूडेंट के साथ? जहाँ कितने दिन का आपका एसएसबी था? सर एसएसबी 5 दिन का था। 5 दिन रोज का। 5 डेज एसएसबी। ओके, 5 दिन में जो भी हर दिन एक अलग अलग एक्टिविटी होगी आपकी। हाँ सर। तो उसके बारे में कुछ ब्रीफ में बताने की कोशिश कर सकते हैं क्या आप? सर दिस 5 डेज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर, सेकंड होता है साइकोलॉजिस्ट और थर्ड होता है जीटीओ। ये 3 लोग आपको मिलके इन 5 दिनों में असेस करते हैं। और इनके डिवाइडेड टास्क है, जैसे फर्स्ट डे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जहाँ पे 50 to 60% बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं। और जो बच्चे बचे रहते हैं तो उनके बाद में फिर जब सेकेंड डे रहता है एसएसबी का, तब साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होती है। वहाँ पे वो साइकोलॉजिस्ट आपके 5 डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करता है। आपको एक पेपर पे वो राइटिंग्स लिखने पड़ते हैं, उसके डिफरेंट स्टेप्स है, और वो स्टेप्स जाके वो पेपर साइकोलॉजिस्ट को सबमिट होता है, और साइकोलॉजिस्ट आपके रिटर्न आंसर्स या फिर रिटर्न रिस्पॉन्सेस पे आपको एनालाइज करता है। थर्ड डे और फोर्थ डे जीटीओ डे रहते हैं। वहाँ पे जीटीओ आपको देखते हैं कि आप ग्रुप में कैसे परफॉर्म करते हो, क्योंकि जीटीओ इज लाइक ग्रुप टास्क ऑफिसर, और वो आपको ग्रुप में आपका परफॉर्मेंस कैसे, आप ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप ग्रुप के साथ कोऑपरेट कर सकते हो, इन सब बातों को वो देखते हैं। और वो 2 दिनों में पैरेलली ही इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका एक इंटरव्यू ले लेता है, जब आपको पर्सनल ट्रेड्स पे, आपके को करिकुलर एक्टिविटीज, एजुकेशन, फ्रेंड्स, फैमिली, सभी इस पे आपको क्वेश्चन करते हैं, आपके जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन करते हैं, आपका डिफेंस के बारे में, नॉलेज के बारे में आपको क्वेश्चन करते हैं। और इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स, आपके रिस्पॉन्सेज पे वो एक डेटा एनालाइज करते हैं, जिनमें उनकी लिस्ट रहती है 15 OLQs की, और वो एनालाइज करते हैं कि आप में 15 OLQs है कि नहीं। एटलीस्ट उसमें से 6 या 7 OLQs आपके एवरेज और अबव एवरेज लेवल होनी चाहिए। तो ये तीनों लोग मिला के फिर आपका 4 डे होने के बाद 5th डे कॉन्फ्रेंस रहता है। कॉन्फ्रेंस में पूरा बोर्ड बैठा रहता है, जिसमें ये तीनों लोग रहते हैं, और आपको वहाँ पे बिठाया जाता है, या फिर उसके पहले आप पे डिस्कस होता है, फिर आपको बुलाते हैं। वहाँ पे बुलाने के बाद फिर वो डिस्कस करते हैं, आपको क्वेश्चन पूछते हैं कुछ, अगर उन्हें डाउट लगे तो। और फिर जाके आखिर में 4th डे आपका पूरा परफॉर्मेंस एनालाइज हो जाता है वो तीनों लोगों के तरफ से,
और फिर आखिरी में जाके आपकी एसएसबी में 5th डे रिजल्ट आ जाता है। और एक पूछना था आपसे कि ये जो आप बाहर भी घूमते होंगे वहाँ पे, जैसे कि कोई ग्राउंड है या कुछ खाना पीना जो भी होगा वहाँ पे, क्या इस पे भी फोकस करते, क्या ध्यान रखते कि बच्चा क्या कर रहा है, उसका रहन सहन कैसा है, आप कैसे बात कर रहे हो, ये इन्वायरमेंट से उनको कोई लेना देना रहता है क्या वहाँ पे 5 दिन में? सर इट इज़ अ वाइडली स्प्रेड र्यूमर सर। वो एक हमें भी वहाँ पे आखिरी दिन में एक सेशन चलाए थे, वो सर ने पूछे थे कि आपको कुछ डाउट्स हो तो पूछे। हमने जब वहाँ पे उनको एक क्वेश्चन किया तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे उनके पास इतनी मैन पावर नहीं है और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक बच्चे को ऐसी तरह से एनालाइज कर सके। जो वो 3 लोग एनालाइज करते हैं उतना डेटा सफिशिएंट होता है आपको पूरा पहचानने के लिए कि आप किस चीज़ में कहाँ पे आप लैक करते हो या फिर किस चीज़ में आप स्ट्रांग हो। वो 3 लोग आपको उनके पर्टिकुलर टास्क में एनालाइज कर लेते हैं। और जब आपके डेली रूटीन में वैसी ही चीज़ें रहेगी, वैसे ही ट्रेड्स रहेंगे, तो वो उनके टास्क में वो रिफ्लेक्ट हो ही जाते हैं। मतलब आप जो बाकी के जब आप रहते हो, जब आप खाते हो, जब आप वहाँ पे सराउंडिंग में घूमते हो, तो वो वैसे ही चीज़ निकलती है जैसे आप उनको दिखाते हो। मतलब उसी टाइप से वो डिज़ाइन रहते हैं। तो एसएसबी का तो सर ने काफ़ी सारा पूछ लिया, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मेरा जो क्वेश्चन था कि शुड वी worry about this that we belong to a very small place and we are competing with someone who has grown up in a metro city. तो बच्चों, जैसे शाहू ने कहा, देखो जो भी आपको लगता है ना कि जो भी आपकी कमजोरी है, तो वो कमजोरी नहीं है, वो उसको ताकत बनाना जरूरी, जैसे शाहू ने किया है ना। पहली बात तो मैं शाहू को जैसे एज ए मेंटर जानता हूँ राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। करना तो आप ही को है, जो भी किया है वो शाहू ही ने किया है, ठीक है। मेरा या तो फिर उसके पेरेंट्स जो होंगे या तो और कोई ये होंगे, रिसोर्सेज होंगे, वो तो एक सपोर्ट है। बट वॉट एवर हैज बिन अचीव्ड इट इज बिकॉज ऑफ हिम ओनली, दैट आई डू बिलीव। तो वो ये भी पक्का है कि आप ही को मेहनत करनी है। तो आगे चल के मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, आप अगर छोटे गांव से भी हो या तो फिर सेमी मीडियम से हो, स्टेट बोर्ड से हो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या ये 2 साल काफ़ी होते हैं क्या प्रिपरेशन करने के लिए? क्योंकि आपका जब सेशन शुरू हुआ तो वो साल पहली बार ये पेंडेमिक लग गया, हाँ। तो काफ़ी आपका जो एकेडमिक सेशन था वो वेस्ट गया। यस सर। फिर पेंडेमिक खुला तो दूसरे सेशन में नवंबर में खुला, है ना, तो काफी दिन आपके मिस हो गए। यस सर। तो फिर भी आपने ये इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, बहुत बड़ी बात है कि कोरोना के चलते हुए भी, है ना। लोगों को तो जैसे काफी बच्चों को ये भी लगता होगा कि भाई कैसा करे, पर आपने कर दिया। तो ये 2 साल का जो ये है ड्यूरेशन, ये सफिशिएंट है क्या प्रिपरेशन के लिए? यस सर। प्रिपरेशन तो हम बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन 2 साल बहुत ज़्यादा है सर, मतलब मोर देन सफिशिएंट है। तो इन 2 सालों में आप कर सकते हो, वेदर इट डोंट मैटर कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, या फिर आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, या फिर सेमी इंग्लिश से हो, इट डोंट मैटर। वो 2 सालों में अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएगा सर। मतलब ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि 2 साल पूरे लगेगी ही, लेकिन वो मोर देन सफिशिएंट टाइम है सर। ओके। तो बच्चों, अगर लगन से करो तो 2 साल काफी बड़ा ड्यूरेशन है, आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हो, शर्त है कि आपके कंसेप्ट कुछ 10वीं तक के क्लियर हो, खास करके मैथमेटिक्स के, और अगर नहीं हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा। और एक चीज है कि अभी हाल ही में जो डिसीजन लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गर्ल्स भी एलिजिबल है। यस सर। तो ये अभी कॉमन मेरिट होगी। हाँ सर। तो क्या लगता है आपको, इससे कुछ फर्क पड़ेगा मेरिट पे, कट ऑफ पे? इससे कट ऑफ, लेकिन कंपटीशन तो बढ़ जाएगी मेरिट की वजह से। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे और आप उस लेवल पे आ जाओगे तो हो जाएगा, लेकिन कंपटीशन तो बढ़ ही जाएगी। उनको जो एक्स्ट्रा सीट्स अवेलेबल करके दिए उसकी वजह से स्टेबलाइज हो सकता है, लेकिन कंपटीशन बढ़ने की वजह से एक ये हो सकता है, मतलब आपको ज्यादा मेहनत करना। ओके, व्हाट डू यू थिंक, शुड गर्ल्स आल्सो एस्पायर? Yes, sir. Yes,
It is right decision because if in case we are talking about women empowerment and we are applying it all over the other sectors, then it is necessary that we should also apply it in defense sector too. ओके जैसे शाहू ने कहा, शाहू इज वेरी मच इन फेवर ऑफ गर्ल्स गिविंग दिस एग्जाम, और अगर कोई लड़कियां देख रही हो या तो किसी की बहन होगी, है ना, तो दे कैन पास ऑन द मैसेज कि गर्ल्स भी अभी आगे जाके ये ऑप्शन चूज कर सकती है Yes, sir. और आगे जाके इसमें करियर करने की सोच सकती है। और आगे जाके मैं ये पूछूं कि रिटर्न होने के बाद, आपका रिटर्न हो गया अप्रैल में, Yes, sir. तो आपको था कॉन्फिडेंस कि आप क्लियर कर लोगे? Sir, रिटर्न जो हुआ तो आपको क्या लगता था कि आप क्लियर कर लोगे, ये आपको लगता था क्या? यस सर, रिटर्न के बाद जब हमने एनालाइज किया, आंसर्स को एनालाइज किया, तो एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि इस बार हो जाएगा। ओके यस सर। और जहाँ जैसे सर ने पूछा एसएसबी के बारे में, तो ये है पॉसिबल कि 1-2 महीने में आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर लो और 2 साल एसएसबी के बारे में कुछ भी ना सोचो, तो भी चलता है क्या? सर, उन 1-2 महीने में आप खुद को पॉलिश कर सकते हो, वो पूरे इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, वहाँ पे कैसा परफॉर्म करना है ये पता कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक कॉन्फिडेंस है, इनिशिएटिव है, वो तो आपको उन चलते 2 सालों में ही बिल्ड करना पड़ेगा। ओके आप अगर को करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं या फिर उसमें इम्प्रूव रहते हैं तो आप कर सकते हैं। वो 1-2 महीने में आपको पॉलिश किया जा सकता है, उसकी आप इंफॉर्मेशन लिए जा सकते हैं, आप कर सकते हो। लेकिन वो 1-2 साल में आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आ सकता है और इनिशिएटिव लेने की एक स्किल भी आ सकती है। ओके अब ये तो नहीं पूछूंगा कि भाई क्रेडिट किसको दोगे, क्रेडिट तो आप ही का है। और मैंने देखा भी, सी योर मॉम एंड डैड दे वर वेरी मच अवेयर अबाउट इट एंड दे इंसिस्टेड ऑलवेज यस सर। that you should, and they also ensured Yes. that you study well and all. So credit goes to them first, and very important, it is your credit first. As I told earlier, जैसे मैंने कहा कि हम सब रिसोर्सेज है, हम तो सपोर्ट करेंगे, हमारे साथ तो बाकी बच्चे भी थे, यस सर। क्योंकि हमारे एकेडमी के 3 बच्चे क्वालिफाई होते हैं, है ना, प्रतीश भी था, आदित्य था और आप थे। यस तो तीनों आप सेम सेंटर पे एसएसबी पे गए, Yes. बेंगलुरु, यस। तीनों ने एसएसबी वही दी, साथ शायद एक ग्रुप में ना हो कि एक ही ग्रुप में एक ही थे? ग्रुप में। तीनों भी एक ही ग्रुप में Yes, थे। ओके तो ग्रुप कितने बच्चों का था? सर बेसिकली 54 स्टूडेंट्स थे। तो उनमें जब स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ तो पहले तो OIR और सब कुछ कॉमन हुआ। आदित्य निकल गया उसमें। हाँ, और जब डिस्कशन हुआ था तो 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, जिसमें प्रतीश और मैं एक ग्रुप में थे और वो दूसरे ग्रुप में था, तो वहाँ पे आदित्य निकल गया। और जब आगे के 4 दिन थे तब प्रतीश और मैं साथ में थे। वहाँ पे हमें 54 बच्चों में से 20 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे और उन्होंने ग्रुप को डिवाइड किए थे 3 इसमें, और 3 इसमें डिवाइड करने वक्त उन्होंने इक्वली डिवाइड किया था। जैसे फ्रेशर्स और रिपीटर्स थे, उनको इक्वली तीनों ग्रुप में डिवाइड करके फिर लिया था, और प्रतीश और मैं उसमें भी एक ही ग्रुप में थे, तो आखिरी तक एक ही ग्रुप में। आपको लग रहा था लास्ट दिन तक कि आपका नाम अनाउंस होगा एज ए रिकमेंडेड? सर डर था। जब इंटरव्यू हुआ था तब लग रहा था कि तो ये जो फोटो वही पे निकाला क्या बाद में? यस सर, वो 24 नंबर में। हाँ, रिकमेंड होने के बाद। सो व्हाट इज मीन बाय दिस 24? सर दिस बेसिकली इज अ चेस्ट नंबर व्हिच इज गिवन फॉर द कैंडिडेट्स दोज हु गेट recommended. And there we can see this plus sign, which means that you are eligible for that medical right now. Okay, so after that medical was conducted. Yes. How many days? medical कितने दिन चला? So since it was Air Force Command Hospital, then it took a long. Like I completed it in 4 days because when our time was there for test, they were available there. But most of the time, few of the people, those who were lucky, they got it within 4 to 5 days. लेकिन जो बच्चे लकी नहीं थे या फिर जो बच्चे जब टेस्ट करने जाते थे और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, वो बिजी होते थे पेशेंट के साथ, तो उनको ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन 2 या 3 दिन सफिशिएंट है पूरी टेस्ट करवाने के लिए, बस वो पेशेंट और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी पे। ओके अभी आसान शब्द में अगर इनको जो भी एस्पिरेंट है, यंग एस्पिरेंट जो भी 8th 9th 10th या तो 11th और 12th में पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों, तो आसान शब्दों में क्या कहना चाहोगे कि भाई इनके पास में क्या होना चाहिए, कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कि जिसके बदौलत ये बच्चे ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, या तो और कई जो अच्छी अच्छी एग्जाम है इस तरह से, खास करके एनडीए की, ताकि हम इसके ऊपर बोल रहे तो ऐसे सिंपल चीज है कि बच्चों में क्या होना चाहिए कि जिस वजह से वो क्रैक कर सकते हैं, इन्होंने क्या करना चाहिए? बेसिकली मुझे तो लगता है कि आप आपकी स्टडीज और आपके जो
मतलब जिस चीज़ के लिए आप अप्रोच कर रहे हो उसके लिए आप ऑनेस्ट होने चाहिए। सेकेंड थिंग, आप कंसिस्टेंट होने चाहिए। और थर्ड थिंग, मैं सबसे इम्पोर्टेंट मतलब मैं उसे चाहिए उन्होंने, और आपको बता सके कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, जिसकी वजह से आप कंटिन्यू ग्रो करते रहोगे, जिसकी वजह से आपको आपकी जो कमतरता है वो महसूस होगी और आप उस पर वर्क करना शुरू करें। जब फ्रेंड्स और टीचर दोनों एक साथ होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है और बहुत ज़्यादा एक उस कंपटीशन में एक लाए करने की मतलब एक पावर मिलता है, एक बूस्ट मिलता है, जिसकी वजह से मैं तो ये कहूँगा कि एक कंसिस्टेंसी, एक ऑनेस्टी और टीचर्स और फ्रेंड्स, ये 4 चीज़ों की इससे कर सकते हैं। और एक काफी एक इन्फॉर्मल सा क्वेश्चन कि जैसे पता चला आपके गांव में Yes, कि sir. भाई आप रिकमेंड हो गए हो, यस सर। तो क्या माहौल था, क्या लगा क्या उनको? जैसे सर क्योंकि गांव उतना बड़ा नहीं है नहीं सर, और ज्यादातर लोग खेती करते खेती हैं, करते तो और आप पहले हो वहां से, हाँ सर। तो क्या माहौल था फिर? सर पूरे गांव में और पूरे परिवार में एकदम खुशी का माहौल था, जैसे हाँ, रहना भी चाहिए। सब एकदम लाइक सोसाइटी स्टार्ट वाचिंग यू इन डिफरेंट एस्पेक्ट। उन्हें लगता Celebrity बन था हाँ ऐसे कुछ टाइप में। और तो लोग तो पहचानने लगे होंगे मम्मी हाँ, सर। पापा को, आपको सभी को। हाँ मुजरी से पहला लड़का भारत की सेवा करेगा एज ऑफिसर। यस सर। क्योंकि ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर बनना तो ठीक है, पर लेफ्टिनेंट बनना और देश की सेवा करना, यस सर। इसका कोई कंपैरिजन तो है नहीं। हमारे शायद नायक सर कुछ पूछना चाहते हैं। शाहू, आपको थोड़ा सा स्टूडेंट चाहते कि थोड़ा गाइडेंस इस तरीके से हो जाए कि जो प्रिपरेशन करते हैं आप रिटर्न के लिए, Yes, sir. उसके बारे में थोड़ा सा डिप में अगर कुछ थोड़ा सा बच्चे को सजेशन देना चाहते हो क्या, कि कौन से समझो बुक्स इस्तेमाल करना चाहिए या मैथमेटिक्स की स्टडी कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा अगर बच्चे को जो उनके वही है मैथमेटिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि सर। और दूसरा सवाल सर आपके लिए है कि आपकी कोचिंग कहाँ है? मेरी कोचिंग तो औरंगाबाद में है, मेरी पहली बैच थी, शाहू वाज द फर्स्ट स्टूडेंट। तो मैं फर्स्ट बैच फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट। मैं सर का कांटेक्ट नंबर भी देने वाला हूँ। और डिफेंस एकेडमी औरंगाबाद। यस, और सर कोचिंग लेते हैं, औरंगाबाद में ही लेते हैं। और सर का बहुत मतलब सक्सेसफुली एक कोचिंग रहा है, इंस्टीट्यूट रहा है। और इसमें सर ने मतलब पहले बैच में 3 बच्चे अगर रिटर्न पास हो सकते हैं, वो भी 25 में से कितने बच्चे? 13 में से 13 स्टूडेंट है। 13 स्टूडेंट में से सर ने 3 को क्रैक करने के लिए मतलब ये किया, प्रिपेयर किया है। और एक तो बिल्कुल एसएसबी भी होता है, ये हमारे साथ में है अभी। तो इस साल में तो सर नसीब की बात है, ऐसे बच्चे मिलना नसीब की बात है। नहीं बना, नहीं दोनों का भी है सर। क्योंकि क्या मालूम है क्या, आपके पास ट्रेन है, मैं तो हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ ट्रेन है, लेकिन ट्रेन को अगर आपने रोड पे लाया तो ट्रेन आपके मुकाम तक नहीं पहुंच सकती। तो उसके लिए सर ट्रैक चाहिए ना। तो ट्रेन है, लेकिन ट्रैक भी आपने तो तैयार करके रखा है कि चलो इस ट्रैक पे लाओ तो ऑब्वियसली आपका जो एम होगा वहां पे पहुंच सकते हो। तो दोनों का भी है। मैं दोनों का भी कांग्रेस तहे दिल से कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, शिंदे सर और शाहू दोनों का भी, कि हमारे भारत के देश सेवा के लिए ऐसे स्टूडेंट को तैयार करना ये बहुत बड़ी बात होती है सर। और नहीं वो तो नहीं, दोनों की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ सर, क्योंकि कैसे है मालूम है क्या, मैंने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे, ऐसे नहीं कि मैं भी बहुत घूमता हूँ, बहुत इंस्टीट्यूट को विजिट भी करता हूँ, लेकिन पहली बार इतना बड़ा एक एम हासिल करना ये बहुत बड़ी बात होती है सर। तो शाहू का भी तहे दिल से मैं कांग्रेचुलेशन, और हमारी जितनी 1.5 लाख की फैमिली है स्टूडेंट की, सभी की तरफ से मैं, क्योंकि देश सेवा करना ये बहुत अलग चीज है सर। कोई पॉलिटिशियन में जाएगा, किसी में जाएगा, वो अलग चीज है, लेकिन देश की सेवा करने के लिए इस उम्र में, मतलब फिलहाल में उनकी उम्र एक सर कैसी है, खेलना, हंसना, क्रिकेट खेलना, मतलब इंजॉय करने की है एक्चुअल में। लेकिन इंजॉय करते करते मन में ये कहीं भी सवाल आना कि यार मैं क्यों नहीं देश के लिए अच्छा कर सकता हूं, और मैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इतना दिन रात मेहनत करना, लगन से करना, ये सब चीजें जो है ना, ये उसी के दिमाग में आते हैं। उनका 100% चाहता कि मैं देश की सेवा 100% कर लूं, है ना। पैसा कमाना है तो पॉलिटिशियन में जा सकते थे या अदर कहीं जा सकते थे। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे सोर्सेस है, लेकिन देश सेवा करना यह अलग चीज है। एक मन में मतलब कुछ होना चाहिए कि देश के भावना होना चाहिए कि देश के लिए मैं कुछ करूं। तो दोनों का भी सर मैं सही में इस चैनल की तरफ से, इस फैमिली की तरफ से, 1.5 लाख स्टूडेंट की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ऐसे स्टूडेंट को मतलब तैयार किया, और उसमें भी देश सेवा करने के लिए। नहीं तो इस उम्र, आजकल क्या हो रहा है सर कि मैं मेरा खुद का देख लूं बस, मैं हमेशा देखते रहता हूं, बहुत सारे लोग मिलते हैं तो मुझे कितना मिलेगा रोज,
पैसा कैसा आएगा, मैं मेरे कैसे आराम से जिंदगी जीऊंगा, बस 4 व्हीलर गाड़ी होना, 2 व्हीलर गाड़ी होना, एंजॉय करना चाहिए। लेकिन इस उम्र में ये सभी चीज़ें दिमाग में आना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारे फैमिली की तरफ से पूरी यूट्यूब के जितने भी लोग हैं, प्लीज़ यार सभी लोग एक बार कांग्रेचुलेशन करो दोनों का भी। और बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा सा रिटर्न की बारे में थोड़ा सा अगर गाइडेंस होता है तो बहुत सारे बच्चे तैयारी करने के लिए, और आपके अमरावती से भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि मैं अकोला अमरावती से हूँ, Yes, sir. और मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे मतलब खुश हो गए कि यार हमारा विदर्भ का कोई बंदा एक चला गया है वहाँ पे, तो हम क्यों ना प्रिपरेशन कर पाए। 2022 के बच्चे भी पूछ रहे हैं ऐसे। तो बेसिकली जब आप एनडीए के रिटर्न के बारे में सोचते हो तो एनडीए में मैथमेटिक्स का सेक्शन जो है मतलब पेपर 1 वो 300 मार्क्स का है। यस, तो वो 300 मार्क्स में आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना ही है, मतलब मैथमेटिक्स एक्ट्स एज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट पिलर। तो वहाँ पे जैसे हमने रेफर किया था अरियन का जो एक स्टडी पैकेज करके बुक था और एक अरियन का पाथ फाइंडर, वो दोनों में से किए थे। टीचर ने हमारे पूरे कंसेप्ट क्लियर कर दिए और जब हम प्रैक्टिस करते थे तब हमने स्टडी पैकेज से किया। अरियन का एक स्टडी पैकेज करके बुक है, उससे किया है। और मैथमेटिक्स का उसमें एक सिस्टमैटिक वे में दिया है, जैसे सॉल्व्ड एग्जांपल, उसमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के नाम से एक सेक्शन दिया है बाद में। मेरा लेवल सवाल 1 आपके लेवल 2। लिए है, और बुक्स तो अवेलेबल है ठीक है, हाँ सर। लेकिन जैसे कि स्टूडेंट क्या करते हैं 12th में आते हैं तो 10th तक उनका मैथ अच्छा नहीं रहता है, करेक्ट है? यस सर। क्या 8, 9, 10 का भी मैथ इम्पोर्टेंट है क्या इसके लिए? सर वैसे कहा जाए तो 11th और 12th में 8, 9, 10th का मैथमेटिक्स तो लगता ही है, लेकिन जब आपकी कंसेप्ट 8, 9, 10th की क्लियर होती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है, तब आपका स्पीड बढ़ जाता है वो सॉल्विंग का। 11th और 12th का जो मैथमेटिक्स है उसे इजीली सॉल्व कर पाते हो आप, और आपको जो ट्रिक्स वहाँ पे अप्लाई करनी पड़ती है, जो आपको उस क्वेश्चन के लिए वे रहता है, तो उसके अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप उसे स्पीडली कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बेसिक 10th तक क्लियर नहीं है, लेकिन तो आप 3, 4, 5, 6 महीने में आपका पूरा बेसिक क्लियर कर सकते हो और आगे जाके फिर इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, और दूसरी बात है जैसे कि साइंस से सब्जेक्ट है, जैसे 200 मार्क है, फिजिक्स 100 मार्क का हाँ है, सर। केमिस्ट्री 60, बायोलॉजी, ये जो अब मैं भी थोड़ा सा देखता हूँ बुक्स में तो बहुत बेसिक लेवल पे है, ऐसा कुछ 11, 12 का ऐसा बेसिकली नहीं है उसमें। एक्चुअल में मैं तो चाहता हूँ कि जो बच्चे का 9, 10 अगर अच्छा हो साइंस का, फिजिक्स के लिए मैं इंडिविजुअली बात करता हूँ कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि अगर अपने 8, 9, 10 की अगर बुक्स पढ़ते हो तो भी आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। और मैंने जितने भी क्वेश्चंस पेपर पास्ट ईयर के देखे बहुत इजी लेवल पे है वहाँ पे। Yes. मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों को कई JEE एडवांस लेवल के सवाल आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो केमिस्ट्री में होगा ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है इंग्लिश और मैथ्स के ऊपर, इसके ऊपर अगर फोकस रहा, कॉन्सेंट्रेट रहा, तो श्योर आप लोग रिटन एग्जाम क्रैक कर सकते हो। Yes, sir. तो अभी मैं साइंस को इसलिए मैंने थोड़ा सा हेल्प की इसमें, लेकिन बाकी जो है सोशल साइंस है या जो भी अदर सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में अगर बताऊँ कि क्या होता है, साइंस वाले स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में थोड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन सिविक्स में हो या आपके हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है उसमें मुझे लगता है सर तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। सर थोड़ा सा आप भी गाइड करो, दोनों थोड़ा सा इंटरेक्शन करोगे तो बेटर रहेगा। नहीं, शायद ये भी इसमें बैलेंस होना चाहिए। हाँ। क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला कि इवन आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस तीनों एलिजिबल है। Yes. तो सीधा सीधा है कि जो आर्ट्स कर रहा है वो तो कंटेंट सब्जेक्ट में अच्छा रहेगा, Yes. और जो साइंस कर रहा है वो मैथ और पीसीबी में ठीक रहेगा। तो बच्चों ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कट ऑफ देखें तो कट ऑफ नॉर्मली 350, 360 होगा। Yes, sir. तो कट ऑफ लेके भी आप चल सकते हो, या तो फिर आप सोच सकते हो 400 प्लस भी। तो अगर वो सोच है आपकी तो मुझे लगता है थोड़ा बैलेंस स्टडी आपको करना पड़ेगा, उसमें प्रायोरिटीज खड़ी करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी मैथ एंड इंग्लिश, सेकंड प्रायोरिटी शुड बी योर पीसीबी, एंड द लास्ट प्रायोरिटी शुड बी योर एसएसटी, Social science. इजंट इट? Yes, sir. तो मुझे नहीं लगता कि देखो हार्ड है भी और नहीं भी, क्योंकि दुनिया की कोई एग्जाम ऐसी नहीं है कि जिसका पासिंग 25% है। तो एनडीए का पासिंग 25% है और क्वालिफाइंग मैक्सिमम 30 या 35% है। Yes, तो दुनिया में कोई एग्जाम है नहीं ऐसी, ना ही जेडबल है ना ही नीट है। हमने देखा है कि भाई फुल परसेंट लेने वाले बच्चे नीट में भी जेडबल में। तो एनडीए में तो ऐसा नहीं होता। तो एनडीए में जो भी टॉपर होता है, हो सकता है ऑल इंडिया रैंक जिसका 1 हो सकता है ही में ऑल्सो गेट अराउंड 600 आउट ऑफ 900 इन Yes, sir. रिटर्न, Yes. है ना, व्हेन इट कम्स टू रिटर्न।
और 900 मार्क की एसएस भी है। तो एक बात तो है कि क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं रहेंगे जेडब्ल्यू एडवांस के लेवल के, पर थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड और कंसेप्ट बेस्ड रहेंगे जो टाइम लगेगा। और जिसको कंसेप्ट क्लियर है, जो अप्लाई कर पा रहा है, वो आंसर दे पाएगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और जनरल साइंस। अभी सर तो एक्सपर्ट है करके उनको फिजिक्स उतना इजी लग रहा है, तो आप ये मत समझ लेना कि फिजिक्स बहुत इजी होता है। देख लेना या तो क्वेश्चन पेपर एक बार। ओके, तो सर को लग रहा है वैसे, क्योंकि सर की उतनी रीच है, सर को पता है, क्योंकि हमने सॉल्व किया था तो सर ने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। क्योंकि सर तो फिजिक्स के अभी राइट नाउ इज द बेस्ट टीचर इन महाराष्ट्र एज फार एज आई नो। एंड जैसे हमने 2-3 बार ट्राई भी किया, मैंने कल ही बोला कि इन्होंने काफी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए, लेकिन मैंने देखा है कि कई टीचर्स भी नहीं सॉल्व कर पाते ऐसे क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और इंग्लिश के और एसएसटी के तो है ही है, और इवन मैथ्स के, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इजीली सॉल्व कर कर सकते सकते हैं। हैं। जैसे कि आज ही मेरा एक लेक्चर था, उसमें आपको डायमेंशन पूछे, यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि हम लोग 11th में बच्चे को पढ़ाते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। अब मतलब सर ऐसे सवाल होते हैं कि वो बहुत बेसिक सवाल है, अगर आपको फार्मूला ना पता हो तो आपके लिए बहुत टफ है। अगर आपको फार्मूला पता है तो इसका एसआई यूनिट निकालना और डायमेंशन निकालना कोई बात नहीं है सर। जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एक क्वेश्चन पूछा था, माइंड में कितनी होती है अंदर, तो वो कम होती है। अगर उन बच्चों को अगर ये पता ही नहीं है, उसका फार्मूला एक सर सिंपल फार्मूला है, GD इज इक्वल टू G 1 - D/R। तो अगर उसको पता नहीं कि अंदर जैसे जैसे जाओगे वैसे अर्थ ग्रेविटी कम होती है, ऊपर जाओ तो कम होती है। अगर ये सवाल मतलब ये बेसिक ही पता नहीं है तो बंदा क्या सवाल करेगा सर। जैसे कि इजी और हार्ड की बात चल रही है, तो ये इजी सवाल है, बस आप लोगों को है ना उतना डेप्थ में जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा उस चीजों के, तो इजी वे आप लोग कर सकते हैं। मुझे तो लगता है सर कि मैं एक टीचर हूं और मेरे व्यू से बताता हूं, 100 मार्क है तो आपको इजीली 70-80 मार्क तक कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर सही में उसका फिजिक्स अच्छा है तो ले सकता है। चले फिर से कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि आपके गांव में क्या माहौल था। अभी पहला, हर एक बच्चे का तो पहला जो इंस्पायरेशन है वो मम्मी पापा है ना। अगर वो इंस्पायरेशन नहीं बन सकता तो उस बच्चे के लिए कोई भी इंस्पायरेशन नहीं बन सकता, है ना। इफ सपोज if your mom and dad is not your inspiration, then no one can become an inspiration for you. Yes, sir. Okay, so credit goes to them. Yes, the way they nurtured you, they brought up you, है ना। अगर शव मान लो, अगर आप देखो बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं कि भाई एनडीए करना है तो एनडीए डिफिकल्ट है, एनडीए नहीं होगा तो क्या होगा। Yes, तो मैंने तो पहले से ही कहा कि वो एनडीए एक शुरुआत है, एंड नहीं है ना। Yes, जैसे अभी मान लो जो भी बच्चे क्रैक करते हैं एसएसबी नहीं कर पाते, अगर मान लो आप अगर एसएसबी नहीं कर पाते और आपके एनडीए के रिटर्न के एटम भी खत्म हो जाते, तो इस स्थिति में आप क्या करते थे। सर आप कंटिन्यूअसली, है ना, एनडीए तो खत्म हो गया, समझो रिटर्न के भी एटम खत्म हो गए, तो आगे क्या करते हो। सर डिफरेंट एग्जाम्स है, जैसे AA, XY या फिर टेक एंट्रीज है जो आपके 12th के लेवल के है, और एयरमैन वगैरह की एंट्रीज है। ओके, 12th के बेस पे अगर वो भी नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते हो तो आप कहीं पे ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएशन एंट्रीज रहती है। अगर आपने एनसीसी किया है तो एनसीसी एंट्रीज रहती है, CDS है, FCAT है, INET है, तो डिफरेंट टेक एंट्रीज है, ऑफिसर्स एंट्रीज है। मतलब एनडीए ना कर पाओ तो आगे भी बहुत है। जैसे एनडीए में हम लोग 3 साल करेंगे, 1 साल का एयरफोर्स अकेडमी, नेवल अकेडमी या फिर IMA में जाके करेंगे, तो उसके बाद भी हम जब पोस्टिंग आएगी तब उन्हीं बंदों से मिलेंगे जो CDS से या फिर FCAT से क्लियर हो चुके। तो एनडीए इज नॉट एन एंड, हम आगे जाके CDS या फिर FCAT है या INET है और अदर टेक एंट्रीज है, उससे भी कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है सभी बच्चों के लिए कि एनडीए इज द बिगिनिंग। एनडीए के साथ में आप पैरामिलिट्री के है या तो फिर फर्स्ट लाइन डिफेंस के जो सबऑर्डिनेट एग्जाम्स है, जैसे कि XY, SSR, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, आर्मी का GD टेक्निकल, ये सब एग्जाम्स आप देख सकते हो। और ये तो डिफेंस मिनिस्ट्री की छोड़ के बाकी भी, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की, होम मिनिस्ट्री की है। और अगर 12th तक भी नहीं होता है तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी बहुत सारी एंट्रीज है। यस सर। तो ये समझना कि भाई एनडीए कर रहा हूँ, अगर नहीं होता तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ये गलत है। हाँ ठीक है, ये बाकी जो एग्जाम्स है नेशनल लेवल के, उनके बारे में वो स्थिति है, एनडीए के बारे में वो स्थिति नहीं है। तो आगे ये क्वेश्चन है शाह कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स एंड हाउ एक्साइटेड यू आर टू जॉइन एनडीए।
And once you join, will you be trying the same what you did here? Because I think they give best cadet award, no? Yes, sir. During this passing, Yes. at the end of the sessions, I Session. think, or training, Yes. है ना? So, क्या वही कोशिश रहेगी? Yes, sir. I'll try my best to be the best cadet. Like I'll try my best to lead the group as I used to do in this 2 years. और वहाँ पे जाके कंटिन्यूअसली वहाँ पे डेवलप होना है, वहाँ पे चीज़ें सीखनी है और कंटिन्यूअसली लीडरशिप को बढ़ाना है और आगे जाके अगर पॉसिबल होता है तो मतलब अगर सब सही तरह से चलता है तो पैरा कमांडोज को ज्वाइन करना है, पैरा एसएफ को ज्वाइन करना है, तो इसी तरह से. ओके. और शायद आई डोंट एग्जैक्टली हाउ मेनी मिनट्स आर रिमेनिंग. सर कितना टाइम है? ओके. और आगे ये क्वेश्चन है कि ठीक है, चलो ये तो हमारा एंड नहीं है ना? हो सकता है कि और आगे जिम्मेदारी आपकी बढ़े, है ना? क्योंकि ये जो ट्रेनिंग आपने ली 2 साल में, ये तो एनडीए के ट्रेनिंग के मुकाबले मान लो 5% भी नहीं थी. तो सही ट्रेनिंग अब शुरू होगी, है ना? तो ये 4 साल ट्रेनिंग करने के बाद में, है ना, ये काफी चैलेंजिंग है. ये 4 साल भी ये कोई आसान नहीं है. ये 4 साल आप जब ट्रेन कर लोगे और जब एक्चुअली ऑफिसर बन के काम करोगे, लेफ्टिनेंट बन के, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी? हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन द आर्मी एज एन ऑफिसर? So basically, as a army officer, as a defense officer, you are supposed to cooperate with group. You are supposed to lead your men properly. तो मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि मैं मेरे ग्रुप को, मेरे कंपनी को, मेरे बटालियन को या मेरी प्लेटून या फिर सेक्शन को उस तरह से लीड करूं जिस तरह से एक आइडल ऑफिसर को करना चाहिए और इस तरह से वर्क करो कि कंटिन्यूअसली डिफेंस सेक्टर में डेवलपमेंट होती रहे या फिर नए प्लान्स बनते रहे जिसकी वजह से इंडियन नेशन को या फिर ऑल द सिटीजन्स, जो सभी सिटीजन्स है, उनको एक सेफ महसूस हो सके. तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि कंटिन्यूअसली मैं डेवलप कर सकूं. ओके. और ये थोड़ा क्वेश्चन मैं थोड़ा लेट पूछ रहा हूँ कि कई बच्चों को ना ये कंफ्यूजन है कि आर्मी डिफेंस है तो फिजिकल चाहिए, है ना? तो फिजिकल नॉर्म्स हमको तो पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, खास करके एनडीए के. तो कि ये बहुत जरूरी है कि काफी हट्टा कट्टा होना चाहिए, हाइट काफी होनी चाहिए, और मेडिकल के लिए भी ये सब देखा जाएगा क्या सर एसएसबी में? जब बेसिकली आप एक एवरेज लेवल के स्टूडेंट होना चाहिए, ज्यादा ओवरवेट भी नहीं या फिर अंडरवेट भी नहीं. बीएमआई होना चाहिए, बीएमआई सही होना चाहिए. और एवरेज हाइट शुड बी 160 cm, 165 165 और या अबव 165 to 160. ओके. और 165 एंड प्लस 165 yes. प्लस. ओके. ऐसा भी मैटर नहीं करता है कि आप एकदम हट्टे खट्टे ही होने चाहिए या फिर आप तो फिजिकली फिट होने चाहिए, लेकिन जो 4 सालों में वो ट्रांजिशन फेज में आपको फिजिकली फिट किया जाएगा. वो तो है, जैसे स्टैमिना या फिर फिजिकल फिटनेस है, वो तो एक ट्रेनेबल क्वालिटी है, तो वो तो उन 4 सालों में ट्रेन हो ही सकती है. तो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप एकदम फिट ही होने चाहिए, ऐसा मैटर नहीं. ओके. हाँ, तो वही मैं एक मैसेज बच्चों के लिए कि भाई फिजिकल नॉर्म्स जो है ना उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है? अफसर बनना है तो दिमाग से चुस्त होना चाहिए, शरीर से तो हो जाओगे समझो. और दूसरी एक बात थी कि ये मेडिकल जो होता है वो कितना टफ होता है, क्या डरना चाहिए क्या बच्चों ने? नो सर, बेसिकली मेडिकल नॉर्मल अगर कोई है तो उसको डरने की जरूरत नहीं सर. नॉर्मल अगर आप हो तो निकल भी जाता है तो एकदम छोटे मोटे प्रॉब्लम उसमें आपको टीआर मिल सकता है. टीआर मिलने के बाद आपको 42 डेज में अपील कर सकते हैं कोई कमांड हॉस्पिटल, और वो इश्यू सॉल्व हो जाता है. जैसे आप अगर नॉर्मल स्टूडेंट हो या फिर नॉर्मल पर्सन हो तो आप तो फिजिकली और मेडिकली फिट हो ही जाओगे, तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं. मेडिकल में इतना टफ तो नहीं रहता है, जैसे नॉर्मल ही टेस्ट होते हैं. ओके. अभी सवाल तो काफी है और ये तो चलता रहेगा सवालों का सिलसिला, पर वक्त शायद सर के पास उतना है नहीं. तो मैं ऑनेस्टली ये पूछूंगा, ये मैंने खुद ने पूछना मुझे नहीं अच्छा लग रहा, उसमें आपको जो देने में जो देना चाहिए था हम दे पाए क्या? सर बेसिकली जब मैं कंसीडर करता हूँ कि टीचर्स और फ्रेंड्स एज अ सपोर्टिव पिलर है, तो मैंने देखा कि इन 2 सालों में जब आप डिमोटिवेटेड होते हो या फिर आप होम सिक फील करते हो, नॉस्टैल्जिक फील करते हो, तब टीचर एक ऐसा पर्सन एक्ट करता है कि जो आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट कर सके, जो आपको ट्रैक पे रख सके, जो आपको कंसिस्टेंटली बता सके कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट. और टीचर भी मैंने यहाँ पे देखा है कि
जब हम साथ में काम कर रहे थे तो मैंने देखा कि जितना बच्चा काम करता है उतने टीचर भी उसके लिए एफर्ट लेते हैं। तो स्पेशली वांट टू थैंक यू सर कि उसकी वजह से ही मैं सोचता हूँ कि उसकी वजह से जो रिटर्न और एसएसबी क्लियर हो सका तो टीचर्स की वजह से हो सका। थैंक यू सो मच। एंड नायक सर, एनी क्वेश्चंस? कितना टाइम? करीब करीब 1 आवर आई थिंक। हाँ यानी यस। तो जाते जाते मैं ये इतना ही बोलूँगा सर कि आप स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो कि जो कि स्टूडेंट को लगता है कि यार आपने जो जर्नी की है, अपनी जो सक्सेस जो मिला है, तो उसके बारे में बच्चे को भी, हमारे जो आपके जो भाई है, कोई बहन भी हो सकती है क्योंकि आजकल तो एनडी के लिए गज भी जा सकती है, तो उनके लिए आपको एक मैसेज देना है। उस मैसेज से शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हो जाए और हमारे देश सेवा करने के लिए और भी ऐसे आपके जैसे स्टूडेंट तैयार हो जाए। इसके लिए आपको एक एंड में एक ऐसा मैसेज देना है। सर मैं तो कहूँगा कि आपको जब प्रिपरेशन फेज रहता है तो आप एकदम फ्रैंक रहें और आप ऑनेस्ट रहें, और जब आप प्रिपेयर करते हो तो कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करें। आपको लगेगा कि ये 2 साल आप कुछ एंजॉय नहीं कर रहे हो, या फिर अगला ट्रांजिशन फेज जो आप एकेडमी में निकालते हो वो एंजॉय नहीं कर रहे हो, लेकिन आगे की जो एडवेंचरस लाइफ है, आगे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलते हैं, आगे की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने ग्रुप को लीड करने की, उन 2 सालों में प्रिपेयर करते वक्त जब आप वो आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो पर्क्स, वो एडवेंचरस लाइफ के बारे में सोचोगे तो आपको मोटिवेशनल बूस्ट मिल ही जाता है। लेकिन आपको बहुत फ्री एंड फ्रैंक रहना है और बस कंटिन्यूअसली वर्क करते जाना, सक्सेस तो आ ही जाएगी। सक्सेस आ ही जाएगी जब फ्री और फ्रैंक ऑनेस्टली ट्राई करोगे। मतलब स्टूडेंट, मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं इतना बताना चाहता हूँ कि शाहू का एक आपके लिए मैसेज है कि आप जो भी काम कर रहे हो, कोई भी हो, ये एनडीए एग्जाम नहीं है और भी हो सकती है, जेडब्ल्यू एडवांस की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, एनडीए हो, कोई भी जो एग्जाम है, उसके लिए सबसे मेन आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए खुद के साथ। दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहना नहीं है, खुद के साथ रहना कि हाँ यार मैंने डिसीजन लिया था कि मैं इस एग्जाम को क्रैक करूं, तो उस एग्जाम के लिए आप लोगों को उस तरीके से जो डिसीजन लेने के बाद जो टाइमिंग बनाई हो, जो भी आपका प्लान हो, उस प्लान को प्रॉपरली फॉलो करना है। पेशेंस रखना चाहिए, कंटिन्यूटी रखना चाहिए। कोई भी जो चीज कर रहे, नहीं तो आज कर रहे 10 दिन आराम कर रहे हो और 10 दिन कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ऑनेस्ट रहो, 100% सक्सेस आपके पीछे भागते आएगा। बस उसके लिए आपको पहले जो डिसीजन लेने से पहले सोच लो कि मुझे जो करना है, मैं सही इसके साथ ऑनेस्ट रहने वाला हूं क्या। यस, तो इस तरीके से मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट को एक मौका मिल सकता है सक्सेस पाने का, लेकिन बस ऑनेस्टली रहना है। तो मैं एंड में हमारे जो शिंदे सर ने जो ये काम किया है ना, तो उनके लिए भी मैं कुछ शब्द बोलने के लिए उनको पास माइक दूंगा। सर, थोड़ा सा बच्चे को मोटिवेट भी करना है और थोड़ा सा आपको गाइडेंस भी करना है। और बच्चे बहुत सारे पूछ रहे कि हमने बताया कि सर, सवाल यही कि आपकी कोचिंग कहाँ है सर, इंस्टीट्यूट कहाँ है, क्या नहीं, तो सर बताएंगे। और प्लीज इनको एक बार अगर आपका कांटेक्ट नंबर मिलता है तो बहुत मतलब थोड़ा बच्चों को गाइडेंस मिल जाएगा और भी पर्सनली। मैं एक जिक्र करना भूल गया। हमारा जो सफर था, यानी हमारी जो एकेडमी की शुरुआत थी, पहली बैच तो शाहू की थी 2019-2020, और उसी साल मेहरबानी से कोरोना भी आ गया तो फिर भी हमने अपनी जो जिद थी उस पर हम अड़े रहे और बच्चे भी अड़े रहे, तो हम कर पाए। और आज प्राउड फील करता हूँ कि वॉट एवर वी डिड इट वॉज गुड, है ना। द जर्नी इज स्टिल कंटिन्यूइंग। और एक बात जो इम्पोर्टेंट थी मैं भूल गया कि हमें इसमें कर्नल राज जो है हमारे एकेडमिक एडवाइजर, उन्होंने टाइम टू टाइम काफ़ी गाइड किया, और खास करके एसएसबी के वक्त उनके रिकमेंडेशन से ब्रिगेडियर दीक्षित साहब जो है दिल्ली से, उन्होंने शाहू और जो हमारे 2 और बच्चे थे, प्रतीश और आदित्य, इन तीनों को करीबन 1 महीने तक एसएसबी का ऑनलाइन ये ट्रेनिंग दी। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम ऑन बिहाफ ऑफ सहकार डिफेंस अकेडमी। आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट शाहू एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आगे जैसे नायक सर ने कहा कि काफ़ी बच्चे भी, ये देखो बच्चों की ये उम्र है कि आपको सोचना है कि चलो आगे क्या करना है, ठीक है। तो देखो एक
ये बात बहुत जरूरी है कि आप किसके हाथ में जाते हो, है ना, 10वीं के बाद में, है ना। आपके आपके इर्द गिर्द तो कई लोग बैठे कि जो हो सकता है कि आपको अट्रैक्ट करे पर आपको सक्सेस ना दे पाए। तो ये भी नहीं है कि वो आपको सक्सेस देता है तो कोई सक्सेस देता है, पर जो भी ईमानदारी से जो भी ट्रेनिंग देना है ना, या तो नॉलेज होना चाहिए या तो फिर ऑनेस्टी होनी चाहिए, तो वो काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप पहली बात तो आप में एक पैशन होनी चाहिए, एक सपना लेके आपने आगे आना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग जो मिलेंगे हम तो नसीब से मिलेंगे, क्योंकि हम उतनी एडवर्टाइज तो नहीं करेंगे। जो एडवर्टाइज करेंगे उनके पास काफ़ी बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर बच्चों, मेरा कहना यही है कि भाई आप जब अपना मन बना लेते हो तो आपको पीछे रहने का कोई सवाल नहीं आता। कई बच्चे मैंने देखे हैं कि जिनकी इंस्टीट्यूट ठीक नहीं थी फिर भी उन्होंने क्रैक किया है। और मेरी तो कोशिश, मेरा इंस्टीट्यूट उतना बड़ा नहीं है, कोशिश है कि अच्छी ट्रेनिंग दूँ। आने वाले 14 नवंबर को भी एग्ज़ाम है, करीबन 50 बच्चे मेरे अपियर होंगे, जिनको वो भी कोरोना के विक्टिम है, क्योंकि लास्ट ईयर उनका सेशन उतना नहीं हुआ है और एनडीए की पढ़ाई उतनी आसान तो है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि करीबन 15 स्टूडेंट्स, 15 बच्चे तो भी रिटर्न क्रैक या होना चाहिए, देखेंगे अभी, पता नहीं, अभी फुल मॉक टेस्ट हुए नहीं। तो मैं यही कहूँगा बच्चों की पहले तो एक थॉट लेके आगे आओ, सपना लेके आगे आओ, और वो पूरा करने के लिए जितनी ताकत लगा सकते हो लगा दो। बस ये 2 साल। अभी शाहू के बारे में या तो और कोई जो भी एनडीए रिकमेंड हो रहा है, वो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यू कैनॉट कंपेयर दिस विद रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स, रेस्ट ऑफ द अचीवमेंट। अब से आगे शाहू के ऊपर जो भी खर्चा होने वाला था एजुकेशन पे, वो तो पहले बंद हो जाएगा। दूसरी बात, शाहू जो भी बनेगा तो देश की सेवा करेगा, अफसर बनेगा, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई पद नहीं है, इससे बड़ी कोई एग्जाम नहीं, इससे बड़ी कोई अचीवमेंट भी नहीं है। और आप भी अगर चाहते हो कि इस तरह से कुछ हम भी करें, तो सभी बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स को मैं अपील करूंगा कि आप मेरे माध्यम से, या तो आपके कोई पहचान वाले होंगे जो इस फील्ड से रिलेटेड है, या तो कोई शाहू जैसे आपको पता होगा, उनसे गाइडेंस ले। और जहाँ तक मेरी एकेडमी की बात है, इतनी बड़ी तो है नहीं, सहकार डिफेंस एकेडमी औरंगाबाद में है और पूरी तरह रेसिडेंशियल है, जहाँ पे 11th और 12th के बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स जो कि जून से रहेंगे। फिलहाल तो मेरा सेशन चल रहा है, बैच 14 को अपीयर होगी। और सपोज इफ यू नीड एनी हेल्प और एनी गाइडेंस तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर जो है 9595512121, शायद सर भी इसमें ऐड कर देंगे बाद में, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो आप हो बेटा, आप ही को करना है। मैं नहीं समझता कि शाहू किसी की वजह से आज इस स्टेज पे है, शाहू खुद की वजह से है। I don't give credit to myself, I don't give credit to anybody except his mother and father and he himself. तो बच्चों जो भी करना है आप ही को करना है। बस हमारा नसीब है कि आप जैसे बच्चे हमें मिल जाते हैं, लेकिन इतना है कि मैं जो कर रहा हूँ ईमानदारी से कर रहा हूँ, और ईमानदारी का फल है, हो सकता है कि शाहू को कुछ दे पाया मैं। यस सर। अगर वैसा है तो मुझे उस बात की खुशी है। दूसरी बात, नायक सर जो कि हमारे मित्र है, उनके माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचा। शाहू को आज आपके साथ अपने जो विचार थे वो बांटने का मौका मिला, और आगे भी चाहूँगा कि शाहू के साथ और कई बच्चे मेरे हाथ से, जैसे मेरे एकेडमी से आगे जाए, देश की सेवा करे। और एट द एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट शाहू, आई थैंक्स नायक सर, प्रमोद साळुंके सर एंड कार्तिक, and I thanks Mukesh Naik sir for this Physics Gyan channel, and do feel free to contact me. At the end of this session, let me hand over mic to Naik sir के पास में, और देखें नायक सर क्या मैसेज देते हैं। तो सही में सभी बच्चे एक बार दोबारा मैं चाहता कोई कांग्रेचुलेट बोले यार, क्योंकि ये हर किसी को नहीं मिलते ऐसे चांस देश की सेवा करने का, लेकिन हमारे शाहू को मिला है और सर ने भी उसके लिए बहुत मेहनत की है। और हमारे टीम मेंबर भी है, सर भी, सालुंके सर। तो एक बार दोबारा सभी लोग एक बार कांग्रेस करो यार, सही में बहुत बढ़िया। मतलब आप सोच सकते हैं यार, एनडीए पास इस उम्र में होना है तो बहुत बड़ी बात होती है ना। इस उम्र में एनडीए पास होना मतलब यूपीएससी पास होने के लिए बच्चे बाद में पीजी होने के बाद यूपीएससी पास आउट होता है,
और वही पोस्टिंग मिलने वाली है अगर 16 साल के बाद, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सही में इस चैनल पे आप लोग आ गए। इस चैनल के हर स्टूडेंट जो फैमिली मेंबर्स है, हमारे 1.5 लाख लोगों की फैमिली है, तो सबको गाइडेंस मिला। शायद बहुत सारे बच्चों को एनडीए के बारे में इतना जानकारी नहीं है सर, जितनी चाहिए। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, या जिनको बहुत सारे, अभी तो कुछ बच्चे के कमेंट है कि सर एनडीए क्या होता है वो बता दो हम लोगों को। अब वो तो बेसिकली शिंदे सर एक बार आके आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन वो अभी इस समय क्योंकि बताना पॉसिबल नहीं, हमारा मोटिव अलग था कि इसका इंट्रोडक्शन हो जाए शो का और सभी बच्चों को पता हो जाए कि एनडीए क्या होती है और इसका जो मान जो होता है। यस, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा था मैंने फर्स्ट बैच का फर्स्ट अटेम्प्ट में और फर्स्ट रिजल्ट ला लिया। तो सोच सकते हैं यार, आपको भी ये मौका मिल सकता है। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगी। सर का कांटेक्ट नंबर तो आपको मिला है आई थिंक। एक बार सर कैन यू मेंशन इट यस ऑन स्क्रीन? हाँ, नहीं अभी अगर देते तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम लोग डिस्क्रिप्शन तो देंगे, तो भी बोला तो अच्छा रहेगा। कुछ बच्चे 9595512121 and it's my WhatsApp number also, and name of my academy is Sahakar Defense Academy, Aurangabad. It is residential, and if you do need any guidance, do contact me. Thank you. तो दिल से दोबारा एक बार सर थैंक्स कहना चाहता हूँ कि इतना टाइम दे दिया आपने, Thank you, sir. शाह ने और सर ने दोनों भी। तो मिलते हैं सर ऐसे ही, अगर कभी मौका मिला तो इनका और एक आधा एक्सपीरियंस जो भी है वहाँ पे क्या हो रहा है। शाह जब ज्वाइन हो जाएगा, जब छुट्टी पे आएगा तो छुट्टी पे आएगा तब भी अगर हम लोगों को अगर मौका मिलता है, शाह ने अगर टाइम दे दिया हम लोगों को, तो वो अरेंज करने की कोशिश करेंगे। चलो थैंक